यस बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था बेटा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन तक। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है ये केमिकल काइनेटिक्स है। तो हमने लास्ट क्लास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी पढ़ ली थी। मॉलिक्युलरिटी में क्या पढ़ा था हमने कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब एटम, मॉलिक्यूल, आयंस कुछ भी हो सकते हैं। तो जैसे इस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट है तो मॉलिक्युलरिटी 1, इसको यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। 2 है तो मॉलिक्युलरिटी 2, बाय मॉलिक्यूलर। 3 हो जाए तो 3। हमने बताया था कि मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा बहुत रेयर होती है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है कोलिजन। तो 3 से ज्यादा की कोलिजन, 3 से ज्यादा पार्टिकल्स की आपस में कोलिजन होना थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी मोर देन 3। तो ये पॉइंट याद रखना। अब आ जाइए यहाँ पे। मॉलिक्युलरिटी जो है हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और इट कैन नॉट बी जीरो और इन फ्रैक्शन। जैसे हमने पढ़ा है कि जीरो मतलब रिएक्शन हुई नहीं, तो मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी जीरो। फ्रैक्शन मतलब 1.5, 2.5। तो एटम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या सो ऑन, इस तरह से होगा। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन दिया था मैंने करने के लिए कि राइट डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब ये डिफरेंस मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप डिफरेंस को कंपेयर कर सकते हैं और इसको समझिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डेफिनेशन आ गई, मॉलिक्युलरिटी की डेफिनेशन आ गई। ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ये जीरो फ्रैक्शन में हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। इट इज असाइंड फॉर ओवरऑल रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन का ओवरऑल होता है, मतलब पूरी रिएक्शन का कलेक्टिव बिहेवियर है। इट इज असाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। जो ये फिफ्थ पॉइंट है ना, फिफ्थ पॉइंट का मतलब बता रहा हूँ कि इट इज असाइंड फॉर ईच एलिमेंट्री स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए हम इसको करते हैं। ये ओवरऑल बात होती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करके इस डिफरेंस को डन बोलिए। यस बेटा, तो हमने डिफरेंस कर लिया नोट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी का। अब जब हम आगे चलते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी ऑर्डर है वो जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो अब ये थोड़ा सा लर्न करने वाला काम है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है ये। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो 1 मार्क में पूछ ली जाती हैं। तो जैसे मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया, गिव द एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये दो अपना ये दो रिएक्शन ये याद कर लो। गिव द एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन। तो ये दो एग्जांपल्स आप नोट कर लें, नोट कर लें इसको, क्योंकि ये लर्न करने वाला है। इट इज एक्सपेरिमेंटल। फ्रैक्शनल ऑर्डर आ जाए पेपर में तो अभी फिलहाल तो आप एक याद कर लो, CH3CHO गिव CH4+CO। इसी तरह से क्लोरोफॉर्म कहते हैं, CHCl3 इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म प्लस Cl2 गिव CCl4+HCl। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये याद हो जाएगा और भूल भी जाता है जल्दी। तो इसी तरह से एग्जाम्पल फॉर जीरो ऑर्डर, डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 एंड डीकम्पोजिशन ऑफ HI। ये याद रह जाएगा लॉन्ग टर्म कि ये जीरो ऑर्डर, इनको चेक किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो दे बिलोंग टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। तो अब हमारा ये एक न्यूमेरिकल आ जाता है। अब आप इस न्यूमेरिकल को देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और इसको कैसे करना है जस्ट सी। कह रहा है द decomposition of N2O5 in CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring concentration of N2O5 in the solution. Initially, the concentration of N2O5 is 2.33 mole per liter, and after 184 minutes, it is reduced to this। मतलब आपको ये इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी, ये फाइनल दे दी। क्या कह रहा है? कह रहा है रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इक्वेशन दे दी। कहते हैं कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड, and what is the rate of production of NO2 during this period। यानी NO2 का भी पूछ लिया, N2O5 का भी पूछ लिया। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें रेट लिखने का फॉर्मूला पता है, हमने लिख लिया रेट का फॉर्मूला। अब रेट होएगा -12 ट्राइंगल N25 ये प्लस इजिकल टू 1/4, ये सारा मतलब जो इक्वेशन दी है ना उसकी रेट लिख दी। अब हमें इसका पहले देखना है फिर इसका देखना है नो का। तो पहले हम इतना कंपेयर कर लेते हैं। तो हमने फॉर्मूला लिखा, रेट इज इक्वल टू दिस, और कंसंट्रेशन होती है फाइनल माइनस इनिशियल, और ये सॉल्व करके मिनट और सेकंड में
चेंज कर लिया इतना। अंकित इतना समझ में आया ना? क्या करना है, पहले नॉर्मल फॉर्मूला लिख लेना है। तो नॉर्मल फॉर्मूले में यस सर। NO2 का पूछा तो पहले NO2 का सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके ये आ गया, यानी हमें रेट पता चल गई। अब उसने बोला है कि इसका बताओ NO2 का। अब NO2 की तो कंसंट्रेशन दी नहीं यहाँ, तो हम क्या करेंगे, ये एक दूसरे को इक्वेट करता है, ये रेट इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो जो हमारा आंसर आया है ना उसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे कि जो हमारा आंसर है रेट इज इक्वल टू 1/4। यहाँ डाला, रेट की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, ये मोल पर सेकंड वाली ले लो चाहे मिनट वाली ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर दो। तो इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं और ये सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग देख लो कैसे किया हुआ है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ और इसको आप नोट करो, समझो अच्छे से, या इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना क्योंकि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। इसको समझ लो जब तक। देखो ये क्वेश्चन दिया है, हमने ये फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला लिखने के बाद हमने ये फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे लगा के हमने ये रेट निकाल ली यहाँ से फाइनल इनिशियल करके। अब जो रेट निकल गई तो कह रहा है कि NO2 की भी बताओ। तो रेट इज इक्वल टू NO2 कर लो, तो NO2 1/4 है, तो रेट इज इक्वल टू 1/4 NO2। तो रेट हमने निकाल लिया है, सेकंड वाली वैल्यू लेनी है सेकंड वाली ले लो, मिनट वाली लेनी है मिनट वाली ले लो। तो मिनट वाली यहाँ पे ली हुई है, मिनट ले लो या सेकंड ले लो, उसको रेट में डालो, 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी हमें अमाउंट पता चल जाएगी, प्रोडक्शन कितनी है, कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल हमने देखा कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेटे हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे, अब आप ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है द कन्वर्जन ऑफ x to y फॉलो सेकंड ऑर्डर। ठीक है, मतलब खुद बोल रहा है कि सेकंड ऑर्डर है, आपने सोचना नहीं है क्या है। कह रहा है कि x से y में चेंज किया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है, सेकंड ऑर्डर है। कहता है इफ कंसंट्रेशन ऑफ x इंक्रीज 3 टाइम्स, ये लिखो, ये छोटा क्वेश्चन है कॉपी में लिखो, कि अगर हम x को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें, देखो ऐसे, तो हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y, यानी y पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें पता है x बढ़ेगा तो y बढ़ता है। तो हमने क्या किया, जैसे क्वेश्चन में बता रखा है हमने वैसे कर लिया। क्या कह रहा है, x to y, x को y में कन्वर्ट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सेकंड ऑर्डर का है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। तो हमने फॉर्मूला लिखा, रेट इज इक्वल टू के और x की पावर 2 कर दी। तो मैंने x की पावर 2 क्यों की, क्योंकि वो खुद बोल रहा है सेकंड ऑर्डर, तो मैंने 2 कर दिया। देखो क्वेश्चन में जैसा दिया वैसा कर देंगे। सो गुरप्रीत इतना समझ में आया कि ये मैंने 2 क्यों लगाया, फॉर्मूला तो यस हमें सर। पता ही है 2 क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है। अब कह रहा है कि अगर मैं x को 3 टाइम कर दूं, 3 टाइम कर दो, सॉल्व कर लो। तो जब इसको 3 टाइम करके सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 3 तो 9 आ गया। इसका मतलब रेट जो है हमारी 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, इट मीन्स रेट विल इंक्रीज बाय 9 टाइम्स। तो गुरप्रीत समझ में आ गया कैसे करना है इसको सॉल्व। यस सर। चलिए नोट कर लीजिए। यस, चलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आ जाओ, इस क्वेश्चन के बाद कुछ चीजें हैं जो हमने अपने माइंड में रखनी है। अब ये हमें ऑलरेडी पता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे मैंने सम अप कर दिया है ऑलरेडी, आपको ये चीजें पता है क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, हमें पता है। इट कैन बी जीरो, इवन फ्रैक्शन और नेगेटिव भी हो सकता है, बट की मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं हो सकती, और नॉन इंटीजर मतलब 1 2 3 होएगी, फ्रैक्शन में नहीं होएगी, ये हमें पता है। ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन होता है जो सिंगल स्टेप में होता है, इसको आप लिख सकते हो हेडिंग डाल के कि व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। सो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है विच इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है विच अकर इन मोर देन वन स्टेप। तो ऑर्डर दोनों पे एप्लीकेबल है, बट मॉलिक्युलरिटी जो है वो एलिमेंट्री पे ही है, मतलब सिंगल स्टेप वाली पे ही मॉलिक्युलरिटी को काउंट कर सकते हैं। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स होता है जो एक से ज्यादा स्टेप में हो, orders given by the slowest step, मतलब जो सबसे स्लो होता है। एंड जनरली मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं जो यहाँ पे बताई हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है। बस आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन विच अकर इन वन स्टेप, what is complex reaction which occur in more than one step। तो बस ये लिख लीजिए हेडिंग डाल के, ये कुछ नहीं लिखना, या आगे अभी नहीं लिखेंगे तो आगे ये दोबारा आएगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन की डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की डेफिनेशन। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब जब हम यहाँ पे आते हैं तो अब हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। अच्छा,
अब ये फैक्टर्स को समझो, अगर मैं फैक्टर की जगह ये बोल दूं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की जगह ये बोल दूं फैक्टर ऑन विच स्टडी ऑफ स्टूडेंट डिपेंड्स, तो क्या है कि सेल्फ स्टडी कितनी, मतलब नंबर जो है वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं कि आपके अच्छे नंबर आएंगे नहीं आएंगे, कितना बच्चा पढ़ता है, कितनी देर पढ़ता है, कितनी प्रैक्टिस करता है, घर से कितनी डांट पड़ती है ना टीचर्स के पास उसको समझ में आता है नहीं आता है, ये कैटलिस्ट हो गया। तो एक बच्चे का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा तो वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कुछ 4 बेसिक फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर आपके पास रिएक्टेंट ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, ऑब्वियसली कोलिजन जल्दी जल्दी होएगी, प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। मतलब ऐसे ऐसे समझो कि आपका पेपर होना है 4 चैप्टर्स का और आप 4 के 4 चैप्टर एकदम अच्छे से याद करके गए हो, तो ऑब्वियसली पेपर में लिखोगे तो स्पीड फास्ट होएगी क्योंकि सारा आता है। जब सारा आता है तो स्पीड अच्छी होएगी। अब इसका उल्टा ले लो, तैयारी करके ही नहीं गया बच्चा, मतलब रिएक्टेंट नहीं है, तो स्पीड कैसी होगी, इधर उधर देखेगा बच्चा, यानी स्पीड कम। सरफेस एरिया, मोर इज द सरफेस एरिया मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे समझो, जैसे कपड़े सुखाते हैं, तो कपड़े सुखाते हुए फैला के सुखाते हैं ना, या गोल मोल करके सुखा देते हैं। तो आपने देखा होगा कपड़े हम जब भी सुखाते हैं तो उसको फैला के सुखाते हैं, फैलाने से एरिया बढ़ जाता है और रिएक्शन फास्ट हो जाती है, ऐसे समझ लो। तो मोर इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, मोर इज द रिएक्शन और फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। सो कीप इन माइंड, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगी। इसको मैं समझाता हूँ। जैसे आप चीनी वो आता है ना, क्या कहते हैं अपना, मिश्री, मिश्री को पानी में डालो और चीनी को पानी में डालो, कौन जल्दी घुल जाता है बताओ। मिश्री को पानी में डालो, मिश्री की डली और चीनी दोनों को पानी में डाल दो, कौन जल्दी डिसॉल्व होगा अंकित बताओ, कौन जल्दी डिसॉल्व होगा, बोलो बेटे अंकित। शुगर। हाँ चीनी जल्दी, क्योंकि चीनी बारीक होती है, जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। तो जो चीजें बारीक होती है ना उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, कीप इन माइंड। देखो कैसे, क्या कहने का मतलब क्या है समझो। जैसे मान लो आपके पास ये है अपना मिश्री बड़ी डली, और चीनी के तो ऐसे छोटे छोटे पीस होते हैं, ऐसे ऐसे चीनी के छोटे छोटे पीस होते हैं। तो जितना, मान लो ये आपका 1 ग्राम है और 1 ग्राम शुगर है, ये पाउडर ये इस फॉर्म में है और ये एक बड़ा क्यूब फॉर्म में, इनको डालो पानी में, तो ये जल्दी डिसॉल्व होएगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो ये क्यों होएगा, क्योंकि इसका सिर्फ इतना ही सरफेस पानी के कांटेक्ट में आएगा। यहाँ पे क्या होएगा, पानी इसके आउटर सरफेस में बीच में भी चला जाएगा, तो यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है। ये जो छोटे छोटे हमने शुगर के पार्टिकल्स लिए हैं, यहाँ पे जो सरफेस है वो ज्यादा आ रहा है, सरफेस एरिया इज मोर, तो हम इसको पानी में डालेंगे तो जल्दी डिसॉल्व होगा। इसी तरह से पाउडर फॉर्म का भी सरफेस एरिया ज्यादा होता है, कि जो चीज पाउडर फॉर्म में उसको पानी में डालो जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। तो आपने देखा होगा कुछ दवाइयां होती हैं उसको हम पानी में डाल दें, वो डालते ही डिसॉल्व हो जाती हैं। और वो जो बड़ी गोलियां होती हैं, दवाइयां बड़ी बड़ी गोलियां इस साइज की, उसको पानी में डालो वो टाइम लेती हैं। क्यों, क्योंकि जो पाउडर फॉर्म में होती हैं चीजें उसका सरफेस एरिया ज्यादा। तो कीप इन माइंड, मोर इज द सरफेस एरिया मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब आ जाओ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का तो बहुत रोल है, कि कोई रिएक्शन करनी है टेम्परेचर दे दो, जल्दी से वो टूट जाता है, जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे बच्चा पढ़ नहीं रहा घर पे, पेरेंट्स को बता दो तो पेरेंट्स उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, मतलब गुस्सा करेंगे उसको, फिर वॉच करेंगे तो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, फिर मेरे को बोलेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, मतलब नंबर आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये देखो बड़े सिंपल फैक्टर है, मैंने कोई डिटेल नहीं बताई, नॉर्मल बताया है, आप भी सिर्फ ऐसे लिख लो नॉर्मल सा, और ध्यान में रखना कोई ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को करने में हेल्प करता है, खुद नहीं रिएक्ट करेगा। जैसे मैं टीचर पेपर देने नहीं जाएगा, आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं, पेपर देने आप ही जाएंगे। तो कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस व्हिच स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज। जैसे मैंने ये हाइड्रोजिनेशन करनी है, हमने +1 में पढ़ा है ना, हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर मैं इथीन की हाइड्रोजन से रिएक्शन कर दूं तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, बट अगर मैं प्लैटिनम से करूं तो ये बहुत जल्दी होएगी रिएक्शन। बट प्लैटिनम इसमें कहीं पे भी नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, सिर्फ इसको होने में हेल्प कर रहा है, जगह दे रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पेपर देने मैं नहीं जाऊंगा, पेपर देने आप ही जाएंगे, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। तो एक बार मैं दोबारा सम अप कर देता हूँ। मोर इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, मोर इज द सरफेस एरिया, फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। शुगर की बड़ी डली और पीस दो उसको, तो पीसा हुआ सरफेस ज्यादा होएगा पाउडर फॉर्म में, जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। टेम्परेचर, more is the temperature, faster is the rate of reaction. Catalyst always increases the speed of reaction,
विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इटसेल्फ। जैसे ये प्लैटिनम कैटलिस्ट है, ये इन दोनों की रिएक्शन करने में हेल्प करता है, बट ये खुद रिएक्ट नहीं करता। जैसे हम टीचर हो गए तो हम आपको अच्छे नंबर लेने में हेल्प कर रहे हैं, हम पेपर देने नहीं जाएंगे। सो वी स्पीड अप योर रिएक्शन, कि हम किसी चैप्टर को इजी बना के जल्दी समझा देते हैं। तो बस ये फैक्टर्स लिख लीजिए और सरफेस एरिया वाला साथ में लिख लीजिएगा। मोर इज द सरफेस एरिया, फास्टर इज द रिएक्शन, सरफेस एरिया मोर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके जी, अब सुनो जरा, यहाँ पे मैं सरफेस से रिलेटेड दो क्वेश्चन बता देता हूँ एक बार दोबारा। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो पाउडर चीजें हैं वो जल्दी रिएक्ट करती हैं, तो आंसर है बिकॉज पाउडर्ड सब्सटेंसेस हैज मोर सरफेस एरिया। या क्वेश्चन आ जाए गैसियस स्टेट में रिएक्शन फास्ट होती है, तो इसका आंसर भी सेम रहेगा, बिकॉज इन गैसियस स्टेट रेट ऑफ सरफेस एरिया इज मोर एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर। सो जस्ट कीप इन माइंड। अब यहाँ पे वही चीज आ गई जो मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, तो ये चीज यहाँ पे अलग से आ गई। तो यहाँ से आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपने लिख लिया है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखा तो उसको लिख लीजिए कि व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, रिएक्शन अकर इन सिंगल स्टेप। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन हो तो उसे हम कह देते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सो जस्ट कीप इन माइंड। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट एक इसी तरह से बताया हुआ है, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नेवर गिव अस ट्रू पिक्चर ऑफ हाउ रिएक्शन टेक प्लेस सिंस रेयरली अ रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड इन वन स्टेप। तो यहाँ पे बस एक डेफिनेशन आती है कि वन स्टेप में जो कंप्लीट हो उसे एलिमेंट्री कहते हैं। तो जनरली एक स्टेप में नहीं कन्वर्ट होती तो उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो यहाँ से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट यू कैन नोट इट डाउन। अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में अब हम एक और फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर के लिए, और वो इंटीग्रेशन मेथड से। वैसे तो हमें ऑलरेडी पता है जीरो ऑर्डर कैसे करना है, क्या करना है, रेट कैसे लिखनी है, दैट वी नो। तो हम अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसमें इंटीग्रेशन डालेंगे। फिजिक्स की टर्म है इंटीग्रेशन और मैथ की टर्म है, तो टॉपिक का नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप ध्यान से समझिए मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, देखिए क्या बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये एक रिएक्शन लेटर से, ये हमारे पास एक रिएक्शन है आर चेंजिंग टू पी। अब आर चेंजिंग टू पी तो हमने कंसीडर कर लिया ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, समझते जाना बेटा ध्यान से। ठीक है जी, मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसकी हमें कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेट्स रिमूव हियर कि हमारे पास है आर चेंजिंग टू पी। तो इसको अगर मैं दोबारा लिख दूं यहाँ पे तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए कि हमारे पास आर चेंजिंग टू पी, लेट ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, लेट इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम क्यों ले रहे हैं जीरो ऑर्डर, क्योंकि हम जीरो ऑर्डर के लिए ड्राइव करने जा रहे हैं। अब हमारे पास रेट लिखने के दो तरीके हैं। रेट इज इक्वल टू माइनस ये वाला अपना जो हम रेट निकालते थे इंस्टेंटेनियस, माइनस डी ए बाई डी आर, रिएक्टेंट है ना, डी आर बाई डी टी। एंड ऑल्सो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो। इसे इक्वेशन 1 कर दिया, इसे इक्वेशन 2 कर दिया। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि ये भी रेट है ये भी रेट है, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। बोलो अंकित। यस सर। अब हमें पता है कि अगर r की पावर 0 हो तो इसका क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है r की पावर 0 हो तो वी नो ना, वैल्यू मैथ्स 1 लगाओ, है। नॉर्मल नॉर्मल मैथ्स लगाओ। वी नो अगर r की पावर 0 है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, दिस वी ऑलरेडी नो। तो अब मैं यहाँ पे सॉल्व करूं तो ये 1 हो जाएगा। कितना समझ में आ गया, ये 1 हो जाएगा। यस सर। तो अब मेरी जो नई इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी, देखो ध्यान से, ऐसी बन जाएगी, बन जाएगी ना ऐसी। देखो यस सर। देखो यहाँ से कैसे, ये 1 हो गया। तो अगर मैं इसको यहीं पे सॉल्व करूं और फिर वहीं पे आगे ले जाऊं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये बन जाएगा, ये 1 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। बोलो इतना बन जाएगा ना, क्योंकि आर की पावर 0 मतलब 1, तो ये बन गया डी टी। ये बन जाएगा ना इतना, बोलो अंकित। यस सर। Okay. तो ये स्टेप समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप देखो, माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी। तो मैंने माइनस यहाँ कर दिया, ये मैंने यहीं पे कर दिया था डायरेक्टली।
तो हम इस स्टेप पे आ गए डायरेक्टली। अब हमने नाम दिया है टॉपिक का इंटीग्रेशन, यानी जो हमारी इक्वेशन बनेगी हम उसको इंटीग्रेट करके देखते हैं कि क्या मॉडिफिकेशन हो जाती है। यानी हम मैथ्स यूज करने जा रहे हैं इसमें और नया फॉर्मूला बनाना चाहते हैं मॉडिफाई करके। तो मैंने इंटीग्रेशन कर दी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जो ये सिंबल है ना, ये वाला, ये किस चीज का सिंबल होता है बताओ? अंकित पता है ना, फिजिक्स में देखा होगा ऐसा सिंबल, इंटीग्रेशन। है हाँ ना? जी सर। इससे हम इंटीग्रेशन का सिंबल कहते हैं। तो जब हम किसी स्मॉल वैल्यू की इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो वो खत्म होके बड़ी बन जाएगी, तो डी आर आर बन जाएगा। और ये के कांस्टेंट है, कुछ नहीं होगा, डी टी का टी बन जाएगा। और जब भी हम के इंटू डी टी को इंटीग्रेट करते हैं ना, साथ में कांस्टेंट आ जाता है सी, एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे आया? ये नॉर्मल मैथ्स का फॉर्मूला लगाया है, नॉर्मल याद रखिए, कुछ नहीं किया। कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो जैसे ही हमने इंटीग्रेट किया तो ये जो वैल्यू है ना, ये आर हो जाती है, ये डी खत्म हो जाता है, के कांस्टेंट है, सो कुछ नहीं होगा, बाहर आ जाएगा। डी टी का, जैसे ये डी आर का आर बन गया, तो डी टी का टी बन गया। तो ये मल्टीपल में है, दो दो वैल्यूज कांस्टेंट के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साथ में कांस्टेंट आ जाता है। समझ में आया इतना मैथ्स का फॉर्मूला? बोलो, इतना समझ में आ गया अंकित? अंकित बेटे, यस सर। अब क्या करना है, हमने इसको इक्वेशन कर दिया 3। अब हमने क्या करना है कि हमने सी की वैल्यू डालनी है। तो हमने सी की वैल्यू कैसे डाली? हमने लिखा एट स्टार्टिंग। स्टार्टिंग मतलब जब हमने रिएक्शन शुरू की। ध्यान से समझना अंकित मैं क्या कह रहा हूं, और जिसको भी प्रॉब्लम आ जाए मुझे बताना। देखो मैंने यहाँ पे लिखा एट स्टार्टिंग, तो जब हम रिएक्शन शुरू करेंगे तो टी जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी तो कोई टाइम बीता ही नहीं होगा। जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया तो टी जीरो, पढ़ाते हुए 5 मिनट हो गए तो 5 मिनट का गैप आ गया। तो जैसे मैं 4 बजे पढ़ाना शुरू करता हूँ तो टी जीरो हो गया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इज 0 पॉइंट, टी जीरो। तो टी जीरो का मतलब है कि जो मेरी कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगी। ये ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो जो मेरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके बराबर होगी? इनिशियल। गॉट इट? समझ में आया क्या कह रहा हूं? देखो, यस सर। रिएक्शन शुरू की तो टी जीरो था, तो मेरी कंसंट्रेशन इनिशियल के बराबर होगी, दिस इज इनिशियल। ये कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल, आर नॉट इज इनिशियल, मतलब ऐसे अज्यूम कर लिया आर नॉट। अब मैं इसको अगर इस 3 में डाल दूं तो टी की वैल्यू 0 हो गई, और यहाँ पे मैं अगर पुट कर दूं तो आर इज इक्वल टू ये हमारा 0 हो जाएगा, और हमारा ये आंसर आ जाएगा। देखो ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ऐसा कुछ आंसर? देखो जरा चेक करके बताओ। जैसे मैंने ये यहाँ पे किया, तो अगर मैं यहाँ पे सी की वैल्यू डालना चाहता हूँ तो मैं अगर यहाँ से मैंने आर सी की वैल्यू निकाल ली आर, तो ये आ जाएगा मेरा सी की वैल्यू, आ गई ना? सी इज इक्वल टू आर नॉट हो गया, टी जीरो, तो ये वाली चीज तो खत्म। तो मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूं इसको इक्वेशन 3 में, तो मुझे 4 मिल जाएगी। बोलो बेटा अंकित। यस सर। तो ये मिल गई। अब मैंने इसको इक्वेशन 4 कर दी, अब मैं इस 4 को 3 में पुट कर देता हूँ। तो जब मैं इस 4 को 3 में पुट करूंगा तो सी की वैल्यू आ गई आर नॉट, तो ये बन गया आर माइनस के टी प्लस सी की वैल्यू थी हमारी आर नॉट, ये हो गया। अब मैं इसको साइड चेंज करके इधर लाता हूँ, तो इसको जब मैं साइड चेंज करके इधर लाऊंगा तो मेरी ये इक्वेशन बन जाएगी। बोलो, ये इक्वेशन बन गई? बोलो यस बच्चों, सर। बस ये मेरी जीरो ऑर्डर की नई इक्वेशन बन गई। दिस इज द न्यू इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर। अब मैं इसी के बेस पे ग्राफ भी प्लॉट कर सकता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ ग्राफ भी प्लॉट किया हुआ है। क्या प्लॉट किया हुआ है? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, और इसको मैंने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर कर लिया। तो आर आपका वाई हो गया, टी आपका ये हो गया, तो स्लोप होता है एम, तो के आपका स्लोप हो गया। और ये इनिशियल कंसंट्रेशन जो है आपका आर नॉट कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीत रहा है कंसंट्रेशन कम हो रही है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ट्राई टू लर्न एंड ट्राई टू कीप इन योर माइंड। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक जीरो ऑर्डर की नई इक्वेशन आ गई, आर माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के टी, और इसको साइड वगैरह चेंज कर लो तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, और आपको ये मिलेगा इनिशियल माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन टी के। तो ये इस तरह से हमारी बेटा इक्वेशन बन जाती है। सो जस्ट कीप इन माइंड, इट इज इंपॉर्टेंट। नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए।